तो अब तुम फाइनली जब पढ़ने बैठ ही गए हो और अपने हाथ में पेन और नोटबुक रख ली है, तो एक काम करो, उस पेन और कॉपी को साइड में रख दो और ये वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना और तुम्हारे सामने इस चैप्टर के नोट्स खुल जाएंगे। टेंशन मत लो, तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। उन नोट्स में सारी चीजें हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है, चाहे वो सारी इवेंट्स हो, चाहे वो डेट्स हो या फैक्ट्स हो। तुम्हें इसके बाद एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले पूरी वीडियो कंप्लीट देखो और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ और उसको अपने हाथों से, याद रखो मेरी बात, अपने हाथों से उसे अपनी कॉपी पे लिखना वीडियो खत्म होने के बाद। अगर तुम चाहते हो कि मैं नोट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर देना, मैं एक नई वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं नोट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन। 14 जुलाई 1789 पेरिस में कश्मीर जैसा माहौल था। लोग डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि किसी गवार ने ये अफवाह फैला दी थी कि राजा ने अपनी आर्मी भेज दी है आम लोगों को मारने के लिए। अब लोग डर गए और 7000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और इन लोगों ने खुद की आर्मी भी बना ली, जिसे मिलिशिया कहते हैं। पर थे तो ये आम लोग ही, इनके पास बंदूक के नाम पे पिचकारी थी, तो क्या करें? ऑब्वियसली चुरा लो। तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के वेपन्स को चुराने लगते हैं। अब होता क्या है, इन सब से भी इनको चैन नहीं मिलता, तो ये बेस्टाइल जेल पे अटैक कर देते हैं। बास्टीन। देखो, बेस्टाइल जेल राजा की पावर को दिखाता था, तो लोगों को लगने लगा कि जो चीज राजा की पावर को सिंबलाइज करती है उसे ही तोड़ दो, जिससे राजा के पास एक क्लियर सिग्नल जाएगा कि हम फ्रेंचमैन किसी से डरते नहीं है। तो बस हजारों लोग जाते हैं बेस्टाइल की तरफ और इतनी भीड़ को देखकर कमांडर उस भीड़ को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और लोग कमांडर को पकड़ लेते हैं और जान से मार देते हैं। और कमांडर को मारने के बाद वो बेस्टाइल को भी तोड़ देते हैं और वहां जो 7 कैदी रहते थे उनको भी आजाद कर देते हैं। पर यहाँ लोगों का गुस्सा रुकता नहीं है। पूरे देश में दुनिया भर के रियॉट्स होने लगते हैं क्योंकि इस राजा के काम ही ऐसे थे। इसके राज में खाने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसे रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा था। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसी घटना की वजह से शुरुआत हुई थी एक रेवोल्यूशन की, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन शॉर्ट, अगर ये नहीं होता तो तुम मोदी जी के ऊपर मीम्स नहीं देख पाते। बात है 1774 की। एक 20 साल के लड़के को फ्रांस का नया राजा बना दिया जाता है और उस बंदे का नाम था लुइस 16 और उसकी फैमिली का नाम था बर्बन। हाँ, वही बिस्किट जो ओरियो के बाद बेस्ट है। सफेद कपड़ा, ओ ऑब्वियसली उस फैमिली का नाम था बर्बन, जैसे हमारे यहाँ शर्मा वगैरह होता है। अब इन भैया जी की शादी भी हो जाती है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। पर हमारे प्यारे हीरो जब राजा बनते हैं तो इन्हें पता पड़ता है कि इनके देश में तो पैसे बचे ही नहीं है। अब ये जानो कि वो सारे पैसे गए कहाँ। पहला, वॉर्स। फ्रांस ने दुनिया भर की वॉर्स लड़ी और उसमें बहुत सारे पैसे फूंक दिए। दूसरा, वर्सेल्स हाउस। तीसरा, लुइस 16 ने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटिश के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इनके दुश्मन थे। इस चक्कर में इन्हें 1 बिलियन लीवर का नुकसान हो गया। देखो, लीवर फ्रांस की पहले की करेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ की रुपी है, तो उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी थी लीवर। अब इन सब के चक्कर में इनके पास आ गया उधार पूरे 2 बिलियन लीवर्स का। और लैंडर्स ने, जो राजा को पैसा देते थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट रेट लगाना शुरू कर दिया अपने लोन की अमाउंट पर। अब फ्रांस को अपनी आर्मी, राज दरबार, यूनिवर्सिटीज चलाने के लिए भी पैसे चाहिए थे, तो क्या करें? टैक्स बढ़ाओ। अब इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े तो मैं एक चीज समझा देता हूँ। मैं फ्रांस का पूरा सिस्टम 3 ग्रुप या 3 एस्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी, जैसे मंदिर मस्जिद के धार्मिक लोग एक्सेट्रा। सेकंड एस्टेट में राजा वगैरह आते थे, जैसे राजा, राजा के भाई बहन एक्सेट्रा। और लास्ट था थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में आती थी आम जनता, जैसे लोकल बिजनेसमैन हो गए, सेलर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एडवोकेट, लॉयर वगैरह, वो थर्ड एस्टेट में आते थे। और सच बताऊं, सिर्फ थर्ड एस्टेट यानी गरीब जनता ही टैक्स देती थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट कोई रुपया नहीं देते थे। देखो, थर्ड एस्टेट में सबसे ज्यादा लोग थे। अकेले थर्ड एस्टेट 90% था पॉपुलेशन का फ्रांस का उस वक्त, और बाकी का 10% फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से आता था।
भले ही 90% थे पॉपुलेशन में, लेकिन इनके पास फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के मुकाबले बहुत कम जमीन थी। और तो और इनको और दुनिया भर के टैक्स देने पड़ते थे, जैसे टेल्स, टिथिस एक्सेट्रा। अब देखो टेल्स क्या होता है। टेल्स फ्रांस का एक स्पेशल टैक्स था जो सिर्फ थर्ड एस्टेट को देना होता था। और टिथिस एक चर्च का टैक्स होता था जो पीजेंट्स यानी किसान वगैरह थे उनको देना पड़ता था। और इस टैक्स लूटने वाले सिस्टम का नाम था ओल्ड रिजीम। इसका सीधा मतलब था गरीब लोग पैसा दें और अमीर लोग मजे करें। अब होता क्या है कि जनता की सहने की लिमिट खत्म हो जाती है और वो सोचते हैं अब इस चीज का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बात है 1715 की। फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन। सब ठीक चल रहा था। फिर आया 1789 और पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 28 मिलियन। अब तुम सोचो, लोग बढ़ेंगे तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। दिक्कत ये थी कि अनाज उतना उगाया ही नहीं जा रहा था। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम, तो ब्रेड के दाम आसमान को छूने लगे। फ्रांस में ब्रेड एक बेसिक फूड था, जैसे आज के टाइम पे दाल चावल या सब्जी रोटी। अब जब इसका प्राइस बढ़ने लगा तो गरीब लोग भूख से तड़पने लगे, क्योंकि उनके पास पैसे थे ही नहीं महंगे ब्रेड को खरीदने के। ऊपर से जो लेबर या मजदूर जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनकी वेजेस भी नहीं बढ़ाई गई। फैक्ट्रीज के मालिक जितना मन चाहे उतना पैसा देते थे, लेकिन ब्रेड का प्राइस तो बढ़ ही रहा था। रिजल्ट, अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ने लगा। जिन्नी तेरी कात है उथे रह, तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है छोरिया। और ये सभी प्रॉब्लम और ज्यादा बिगड़ जाती थी जब फ्रांस में ड्रॉट ये हेलस्टॉर्म पड़ जाता था। खेती बर्बाद हो जाती थी और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। गरीब किसान और मजदूर थे जो इस टैक्स की वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन ये इसको बदल नहीं सकते थे। अब सवाल था, इस टैक्स को कौन बदलेगा? ऑब्वियसली थर्ड एस्टेट के अमीर लोग। इन्हीं लोगों को मिडिल क्लास बोला जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो पढ़े लिखे थे और इनके पास पैसे भी थे। 18वीं सेंचुरी में नए सोशल ग्रुप्स बनाए गए जो बिजनेस और ओवरसीज ट्रेड से पैसे कमाकर अमीर हो गए। ये लोग सिर्फ दुकानदार या मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, इनमें लॉयर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे। ये एजुकेशन वाले लोग थे जो ये मानते थे कि जन्म से कोई सुपीरियर नहीं होता, टैलेंट और मेहनत से ही इंसान का दर्जा तय होता है। खाओ माँ कसम। अब लोग इस सिस्टम से बहुत परेशान थे, तो लोगों ने इस सिस्टम को बदलने के बारे में सोचा। इस सिस्टम को बदलने में 3 लोगों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, रेंचो, राजू और फरहान। नहीं ये नहीं, एक सेकंड रुको। वो 3 लोग थे राजू, घनश्याम और बाबूराव। पहला था जॉन लॉक। इस बंदे ने कहा कि राजा को भगवान नहीं बेचते। उसने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि राजा एब्सोल्यूट पावर नहीं रख सकता, मतलब एक ही बंदे के हाथ में पूरे सिस्टम का कंट्रोल नहीं होना चाहिए था। सेकंड था जीन जैक रोजू। इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब गवर्नमेंट को लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि लोगों को गवर्नमेंट के लिए। तीसरा था मॉन्टेस्क्यू। इस बंदे ने बोला था कि एक ही आदमी के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, तो उसने पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो थे जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करेगा, जुडिशरी जो देखेगा कि कानून ढंग से फॉलो हो रहा है या नहीं। फ्रांस के लोग इस वक्त भूख से मर रहे थे, लेकिन तभी एक जगह रेवोल्यूशन हो रहा था, अमेरिका। Knock, knock. It's the United States of America, and I hear you guys got oil that isn't under my possession. So turn off the stove and return the oil to me before I have to resort to bringing democracy. अमेरिका ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1776 में अपनी आज़ादी ले ली। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब हर सिटीजन के पास कुछ राइट्स हैं। फ्रांस के लोगों को समझ आया कि अगर अमेरिका अपने आप को इतना अच्छा बना सकता है तो हम क्यों नहीं। अब बात ये थी कि रेवोल्यूशन के आइडिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये सैलून्स और कॉफी हाउस तक पहुंचने लगे। सैलून्स और कॉफी हाउस में एजुकेटेड लोग मिला करते थे और नए नए आइडियाज पे डिस्कशन करते थे। न्यूज़पेपर और बुक्स में भी इन नए नए विचारों को छापा जाता था। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनके लिए ये सब पढ़े लिखे लोग न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे। और तभी एक और बॉम्ब फूटा। लुई 16 ने नए टैक्स लगाने की बात की, पर लोग इस बार चुप नहीं रहे। तू तो गया बेटे। सोचो मैं तुम्हें एक राजा बना दूं और तुम्हें कहता हूं कि जाओ टैक्स बढ़ाओ,
कितना आसान है, तुम लोगों से कह दोगे कि आज से कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18 नहीं 25% का टैक्स देना पड़ेगा, है ना? नहीं, फ्रांस के ओल्ड रजीम में राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और वो एस्टेट जनरल वाले लोग अप्रूव करते थे कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं। सिंपल भाषा में जैसे फर्स्ट एस्टेट होता था, सेकंड एस्टेट होता, थर्ड एस्टेट होता था, ये ग्रुप ऑफ पीपल भेजा करते थे एक मीटिंग में और उस ग्रुप ऑफ पीपल को एस्टेट जनरल कहा जाता था और वो एस्टेट जनरल हर एस्टेट का अलग अलग होता था। अब होता क्या था, हर एस्टेट जनरल के पास एक एक वोट होती थी और वो वोटिंग करा करते थे कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं। सपोज करो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के एस्टेट जनरल ने कह दिया कि टैक्स बढ़ेगा और थर्ड एस्टेट के जनरल ने मना कर दिया कि टैक्स नहीं बढ़ेगा। वोटिंग के हिसाब से टैक्स बढ़ने को 2 वोट मिले, जिस वजह से टैक्स बढ़ेगा क्योंकि वो वोटिंग में मेजोरिटी है। अब हुआ क्या, 5 मई 1789 लुई 16 ने वर्सेल्स पैलेस में एक शानदार हॉल तैयार कराया और एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। तो मीटिंग में कौन कौन आया? फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आए, सेकंड एस्टेट से 300 लोग आए और थर्ड एस्टेट से 600 लोग आए। पर थर्ड एस्टेट के लोगों को बिठाने की भी जगह नहीं थी उस हॉल में। अब जब टैक्स बढ़ने वाला था तो उससे पहले वोटिंग सिस्टम हुआ कि टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं, और अब वोटिंग शुरू हुई। लेकिन फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, तो उन्होंने कह दिया ठीक है बढ़ा दो टैक्स, हमें क्या। लेकिन थर्ड एस्टेट ने मना कर दिया कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि वो लोग ही टैक्स देते थे। अब होता क्या है कि फाइनली डिसाइड हो जाता है कि टैक्स बढ़ेगा क्योंकि वोटिंग सिस्टम से टैक्स बढ़ना अप्रूव हो गया था। तो बस थर्ड एस्टेट वाले कहते हैं कि हर आदमी को एक वोट देना चाहिए बजाय एक एस्टेट को वोट देने से, क्योंकि थर्ड एस्टेट वाले मेजोरिटी में थे ना, 90% थे पॉपुलेशन की। पर राजा मना कर देता है इन सबसे, कहता है कि हर एस्टेट को एक ही वोट मिलेगा। तो बस लोग गुस्सा हो जाते हैं और थर्ड एस्टेट के लोग प्रोटेस्ट करके बाहर निकल गए। 20 जून 1789 थर्ड एस्टेट के लोग वर्साइल्स के अंदर एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और ये कह दिया कि आज से हम एक नए फ्रांस का ऐलान करते हैं। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक एक नया संविधान नहीं बन जाता या एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। और उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और यहाँ से फ्रांस के नए दौर की शुरुआत हुई। अब मिलते हैं इस नेशनल असेंबली के लीडर से। मतलब कौन था नेशनल असेंबली का लीडर? मिराबियो, नोबल फैमिली में पैदा हुआ बंदा जो खुद ये सिस्टम तोड़ना चाहता था। गद्दारी कर बे। एबीसीज, जो एक प्रीस्ट था और थर्ड एस्टेट के हक में बोलता था। लुई 16 इनको देख के टेंशन में आ गया। उसने अपनी सेना भेज दी इन लोगों को शांत कराने के लिए, लेकिन लोगों को लगा कि पेरिस में आर्मी भेज दी है उसने लोगों को मरवाने के लिए, जिस वजह से लोग भड़क गए। और जो मैंने जैसे पहले तुम्हें बोला था 14 जुलाई 1789 को बेस्टील को गिरा दिया। तो समझ आया लोगों ने क्यों गिराया था बेस्टील जेल को। अब लुई 16 शॉक में आ गया और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय नेशनल असेंबली को मानने के। तो 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। अब फ्यूडल सिस्टम क्या था? वही एस्टेट वाला सिस्टम। और साथ ही साथ चर्च का टैक्स टेथेस खत्म कर दिया जाता है। जमींदारों के खास अधिकार उनसे ले लिए जाते हैं और चर्च की जमीन भी सरकार अपने हाथ में ले लेती है। अब तक फ्रांस में सिर्फ राजा की चलती थी, जो चाहे वो फैसला ले सकता था, जो चाहे टैक्स लगा सकता था और जनता सिर्फ राजा की हरकतें ही सह सकती थी। लेकिन 1791 में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो इसको बदलने वाला था। तुम्हें कुछ वर्ड्स के मतलब बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें राजा तो होगा पर उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होंगी। थोड़ी सी पावर इन 3 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के पास भी होगी। पहला, लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो इन बनाए गए रूल्स को लागू करेगा, और जुडिशरी जो ये देखेगा कि रूल्स ढंग से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। मतलब सिंपल सी भाषा में राजा की पावर को बहुत कम कर दिया गया था। अब होता क्या है कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही बन जाता है। अब जो ये नेशनल असेंबली के लोग थे ये लोगों के वोटों से बनाए जाते थे, पर नेशनल असेंबली के मेंबरों को कोई भी वोट नहीं दे सकता था, सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही वोट दे सकते थे। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन है? वो थे 25 या उससे बड़े मेल सिटीजन्स जो इतना टैक्स भरते हो जो कम से कम 3 मजदूरों की सैलरी के बराबर हो। मतलब राजा के हाथ से ताकत तो गई थी लेकिन वो अब अमीर लोगों के हाथ में आ गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स और अधिकार लिखे होते हैं लोगों के, जैसे फ्रीडम टू स्पीच,
जो मन में आए तुम कह सकते हो, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, तुम अपनी सोच आगे रख सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अमीर हो या गरीब सबको एक जैसा न्याय मिलेगा। पहली बार ताजा से बड़ा संविधान बन गया था। अब देश किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं बल्कि रूल से चलने लगा था।